एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी और कैसा हुआ आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अगर आप मेरी बात पूछते हो तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत ही आसान आया था और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो जब भी हमारा पेपर होता है तो हमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि मैडम हमारे एमसीक्यू सही हैं, क्योंकि जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो बेटा डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि चलो कुछ लिखा है शायद मिल ही जाएंगे एक दो नंबर, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। तो चलिए आज का ये पेपर हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास है बेटा ये पॉलिटिकल साइंस का सेट 2। तो सेट 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन था इसको आपको बिल्कुल एक सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, जिसमें आपको नीचे 4 बातें दी हुई थी कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल। तो आपको पता ही है कि जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में साइन किए थे। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित हुआ था और अंटार्कटिका पर्यावरण प्रोटोकॉल 1991। तो अगर हम इसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो इसका सही जवाब होता है बेटा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, क्योंकि इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन बी। यह विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक यानी कि इररेलेवेंट होता चला जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको मैच करना था बेटा। तो इसमें पहला था कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश, तो जवाब है भारत। पहले इस देश में सुल्तान का शासन था, अब यह एक गणराज्य है तो है मालदीव। चारों ओर धरती से घिरा हुआ देश नेपाल है और सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में इस देश में सेना लोकतंत्र पर हावी रही, वो रहा पाकिस्तान। अगर आप इसको सही मैच करते हो तो आपका सही आंसर है बेटा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको शॉक थेरेपी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी हुई थी। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है कि रूबल के मूल्य में गिरावट आई थी, बिल्कुल सही है। शॉक थेरेपी ने पूंजीवाद को मजबूत किया, ये भी बिल्कुल ठीक था। इसने वस्तुओं की कीमत को कम कर दिया था, ये गलत है बेटा, कीमतें बढ़ गई थी। और यह सामाजिक कल्याण प्रणाली के पक्ष में था, बिल्कुल नहीं था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अपने आप साम्यवाद का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको एक असर्शन दे रखा था और नीचे रीजन था, असर्शन था कि वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है और रीजन था कि धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। लगातार कमी होने का मतलब ये है कि ओजोन जो लेयर है उसमें होल होता जा रहा है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए, यानी जो असर्शन रीजन है वो दोनों सही है और असर्शन रीजन की सही व्याख्या करता है। तो 6 का है ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का प्रशासन कब संभाला था। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान को अपनाने के बाद। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई नीतियों की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सी नीति उनकी नीतियों का हिस्सा नहीं थी। हम जानते हैं जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी तो उसने अपने कार्यकाल में कई नीतियां बनाई थी। प्रिवी पर्स की समाप्ति उनके द्वारा की गई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, भूमि सुधार भी किए गए थे, लेकिन परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना करना ये इनकी नीति का हिस्सा नहीं थी। तो 9th का आंसर है ऑप्शन सी। अब डी, फिर से एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्नों की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। दूसरा है मानसून की असफलता, सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट और गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की। यानी कि दोनों ही कथन सही हैं और असर्शन रीजन की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन ए।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है बेटा प्लानिंग कमीशन। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को स्थापित कर दिया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत यानी जो हमारा प्रिंसली स्टेट था उसको शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का उसने विरोध किया था? तो इसका सही जवाब है बेटा हैदराबाद। हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, लेकिन बाद में हमने इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। अब देखिए जो आपका सेक्शन बी है इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे और सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी थे बेटा, ठीक है। तो बुक के बिल्कुल ही जो देखा जाए तो मेन जो क्वेश्चन थे वही पूछे गए थे। आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते थे कि अपने परिवेश को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या 2 उपाय सुझाएंगे या गठबंधन सरकार की 2 विशेषता क्या थी। यदि आपने बनाकर इनको लिखा है तो ऑफकोर्स आपको नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस थे। ये भी क्वेश्चंस अच्छे आए हुए थे, बहुत इजी थे। अब देखिए मैप। अभी आप मैप देख रहे हैं कि इसमें 4 स्टेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर रखा है, A, B, C और D। और चारों में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। पहली इन्फॉर्मेशन थी कि वह राज्य जहां EMS नंबूद्रीपाद द्वारा पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया है। तो इसका सही जवाब था बेटा केरला में। तो आपको लिखना था B और B को कौन सा स्टेट है ये? तो ये था केरला, तो यहाँ केरल लिखना था। दूसरा था भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य था ऑप्शन जो आपका डी है अल्फाबेट, और डी है आपका वेस्ट बंगाल। तीसरा वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी से था। सभी जानते हैं कि नेहरू जी यूपी से थे, तो आपने अल्फाबेट ए लिखना था और यहाँ यूपी लिखना था। चौथा था कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। कौर से भी आप समझ ही गए थे कि जो कौर किस राज्य से संबंधित है। पहले तो आपको लिखना था सी और सी था पंजाब। तो उम्मीद करती हूँ कि मैप बहुत ही आसान आया हुआ था और इसमें आप इजीली आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है। अगर आपने अल्फ़ाबेट सही लिखे हैं तो हाफ नंबर, अगर स्टेट सही लिखे हैं तो पूरा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए बेटा ये है कार्टून। ये कार्टून थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा था यूएनओ तो वहाँ पर ये कार्टून दिया गया था और ये नहीं कि आप नहीं कर पाए होंगे, कर पाए होंगे। देखिए इसमें जैसे पहला क्वेश्चन था कि कार्टून में दिखाए गए 4 लोगो। ये जो लोगो है आप जानते हैं, आपको पता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओ। तो ये इस लोगो को देखकर आप समझ गए थे, तो यूएनओ आपने लिखा है तो ऑफकोर्स आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो कार्टून में जो ये व्यक्ति है बेटा ये है यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान, जो कि 1997 से 2006 तक यूएनओ के महासचिव के पद पर रहे थे। अब तीसरा क्वेश्चन था कि इसमें बताया गया था कि जून 2006 में इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए आक्रमण से संबंधित था। तो इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया था? तो इसका सही जवाब था कि इसलिए हमला किया था क्योंकि उसका कहना था जो उग्रवादी गुट है हिजबुल्ला, उस पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी था। इसलिए जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था और इस हमले में आम नागरिक मारे गए थे और उनकी कई सार्वजनिक इमारतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था और बाकी दोनों 1 नंबर के थे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 जो कि केस स्टडी क्वेश्चन था। बहुत ही आसान था। सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने में पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था? तो सही जवाब था बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, यानी धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर भारत का विभाजन किया था कि पंजाब और बंगाल जहां पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी उनको पाकिस्तान के रूप में शामिल कर लिया गया था। अगला जो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, यानी फर्स्ट डिप्टी पीएम। तो सभी जानते हैं वो थे सरदार पटेल, यानी कि आपका ऑप्शन बी। तीसरा था कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया में कितनी देसी रियासतें थी, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? सबने पढ़ा है, ऑप्शन डी है आपका 565, 565। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देसी रियासतों के बारे में ये कौन सा कथन गलत है?
पहला था कि भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। हम जानते हैं कि वो उन लोगों को कुछ ऑटोनॉमी दे रही थी, कुछ छूट दे रही थी, जैसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत। दूसरा था जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। तो यही कथन बेटा गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 रजवाड़े थे जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जूनागढ़ तो भारतीय संघ में शामिल होने का उसका फैसला ही नहीं था, तो यही स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट थी कि देसी रियासतें भारतीय साम्राज्य के 1/3 भाग में कायम थी, बिल्कुल ठीक है। चौथा था कुछ रियासतें स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो था बेटा ऑप्शन बी। उसके बाद ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, ये भी बहुत ही बेटा इजी क्वेश्चन थे। ये आप अपने आप से बनाकर लिख सकते थे कि भारत में गरीबी, आतंकवाद और महामारी जैसे खतरों से लड़ने के लिए आप क्या उपाय करना चाहेंगे। 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित जो घटनाएं थी वो सभी को मालूम है कि भारत में गठबंधन दौर शुरू हो गया था, नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, उसके बाद बंडल मुद्दा हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी थी, ये नहीं करना था। तो नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी लेसन का था कि अधिकांश दलों में जो आम सहमति थी वो आपको बतानी थी, जैसे नई आर्थिक नीति पर सहमति थी, पिछड़े वर्गों के सामाजिक दावों को स्वीकृति थी, प्रांतीय दलों की एक बढ़ती भूमिका पर सहमति थी और विचारधारा की के कार्य सिद्धि पर जोर। उसके बाद अगला ही क्वेश्चन था, ये भी आसान था कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने के लिए कैसे किया, कौन कौन सी भारत ने पॉलिसी अपनाई थी। गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, रंग भेद की नीति का विरोध किया, पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 था, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि चीन में जो सुधार हुए थे 70 के दशक में चीन ने जो कदम उठाए, उसके बाद चीनी अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कुछ नकारात्मक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था कि चीन में बेरोजगारी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा था और वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचा, औरतों के लिए काम करने के अवसर अच्छे नहीं थे, अमीर गरीब के बीच का अंतर बढ़ गया था। तो बेटा कुल मिलाकर आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत आसान रहा और उम्मीद करती हूँ कि आपने देख लिया होगा कि आपके MCQ कितने सही हो सकते हैं और उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।